नमस्कार। आज हम लोग पुनः प्रीवियस क्लास की जो बातें थीं उनसे आगे की जो बातें हैं उन बातों के ऊपर हम लोग आज पुनः दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का जो कालीकट आगमन था वह भारत के सामुद्रिक इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। वास्को डी गामा का आगमन को सिर्फ आप एक व्यापारिक यात्रा के दृष्टिकोण से ही व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं, बल्कि वास्को डी गामा का यही वह आगमन था जिस आगमन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोपीय व्यापार के परिदृश्य बदल गए और यूरोप के इस व्यापारिक परिवर्तन ने भारत के आर्थिक परिदृश्यों को भी कहीं न कहीं प्रभावित किया। फिर इस संदर्भ में एक बात और आप और समझ लें कि पूर्व में जितने भी व्यापारी आए या जितने भी यूरोपियंस आए उनके आगमन और 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य जो इन यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ उनके स्वरूप में थोड़े अंतर हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि इनके उद्देश्य तो निश्चित रूप से वाणिज्यिक थे, लेकिन इन्हें अपने सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। 16वीं और 17वीं शताब्दी से पहले जो भारत में जितने भी विदेशी व्यापारी आए वे एक स्वायत्त इकाई के रूप में भारत आए। सरकार का उनके ऊपर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं था, सरकारों से उनका कोई स्पष्टतः वास्ता नहीं था। लेकिन ये जो कंपनियां आईं इन्हें उनके सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और इसमें सबसे बड़ा अंतर यह था कि इन्हें सैनिक शक्ति भी प्राप्त थी, जिस सैनिक शक्ति के आधार पर आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने वाणिज्यिक हित के आगे भी बात को सोचने लगे और शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से उनके भीतर एक ऐसी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का आगाज हो गया जिस महत्वाकांक्षा ने आने वाले दिनों में उन्हें साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भारत के भीतर अपने अपने क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना कर ली
निसंदेह 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत के भीतर तो कई विदेशी कंपनियां आई, कई व्यापारी आए, लेकिन पुर्तगाली, डच और अंग्रेज की त्रिपक्षीय भागीदारी के कारण भारत के विदेशी व्यापार में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। लेकिन यह प्रगति एक ऐसे बुझते हुए दीपक के अंतिम लौ के समान थी, जिस बुझते हुए लौ ने भारत को गुलामी के दास्ता में जकड़ दिया। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 1498 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप, जिसे तूफानी अंतरीप के नाम से भी जाने जाते हैं, के मार्ग का अनुसरण करते हुए जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे तो उस समय कालीकट के ऊपर जिमोरिन का शासन था। जिमोरिन परहैप्स विजयनगर साम्राज्य के अधीन ही उनका शायद छोटा सा एक राज्य था। जिमोरिन इनकी वस्तुतः उपाधि थी। तो जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वहाँ के जो कुछ अरब जो व्यापारी थे, जिनका वर्चस्व व्यापारिक दृष्टिकोण से पहले हिंद महासागर के ऊपर था, अथवा आप इसे यूं कह लीजिए कि हिंद महासागर के व्यापार को अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे वही संचालित करते थे। उन्हीं का नियंत्रण इस सामुद्रिक व्यापार के ऊपर था। तो उनके लिए यह नागवार नहीं था कि वो बड़े आसानी से वास्को डी गामा को स्वीकार कर लेते। आप पाइएगा कि वास्को डी गामा के आगमन का इन्होंने प्रतिरोध किया। खैर चलिए, प्रतिरोध होने के बावजूद वास्को डी गामा भारत आए। उन्होंने भारत में मसाले, काली मिर्च, अदरक इत्यादि की खरीदारी की और उसे वे पुर्तगाल के बाज़ारों में ले गए, लिस्बन के बाज़ारों में ले गए, जहां उन्हें इसे बेचकर यात्रा का जो खर्च था उस खर्च को अलग कर देने के बावजूद भी 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। व्यवसाय करने की जो यही जो आकर्षक वृत्ति थी, भारतीय व्यापार के जो ये आकर्षण थे, यही वह आकर्षण था जिस आकर्षण से डच भी प्रभावित हुए, अंग्रेज भी प्रभावित हुए, स्पेन भी इससे प्रभावित हुआ, डेनमार्क भी प्रभावित हुआ और समय के साथ उनका भी भारत में
आगमन हुआ। वास्को डी गामा के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का एक दूसरा अभियान हुआ। यह अभियान 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज क्रेवेल के नेतृत्व में हुआ। ये भारत आए। भारत जब ये आ रहे थे तो इनका हिंद महासागर में अरबों के साथ संघर्ष हो गया। ये 13 जहाज के काफिले के साथ भारत आए थे। तो फिर उन्होंने रास्ते में अरब के व्यापारिक बेड़ों को हराया और एक जहाज उन्होंने जिमोरिन को भी उपहार स्वरूप प्रदान किया। पुनः हम देखते हैं कि क्रेवेल के वापस हो जाने के बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आए और इस यात्रा के बाद उन्होंने कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना की। 1503 ईस्वी परहैप्स इसका डेट्स है। अब देखिए कि यहाँ एक टर्नअप को आपको समझना चाहिए। एक टर्नअप को आप यहाँ समझिए कि पुर्तगाली प्रत्येक वर्ष अपना व्यापारिक अभियान करते थे। उनके मन में ये लालसा और जिज्ञासा बलवती हो रही थी कि कैसे हम हिंद महासागर के सामुद्रिक व्यापार के ऊपर अपने वर्चस्व की स्थापना करें। इनके वर्चस्व के दो बड़े रोड़े थे। एक अरब व्यापारी थे और कुछ वेनिस के भी व्यापारी थे। तो अरब और वेनिस के व्यापारियों को प्रतिस्थापित करने के बाद ही ये हिंद महासागर के व्यापार के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना कर सकते थे। बिना इनके अस्तित्व को चुनौती दिए बिना इनके लिए हिंद महासागर का आर्थिक परिवेश शायद महफूज नहीं था। यही वह कारण था, यही समय की वह मांग थी जिसके आधार पर पुर्तगीजों ने अब यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि कब तक हम इस व्यापारिक अभियान के माध्यम से लाभ को अर्जित करते रहें, जब तक भारत के भीतर पुर्तगीजों का स्थायी पैठ नहीं होगा, तब तक उनके व्यापार वाणिज्य भी समृद्ध नहीं होंगे और संभवतः वे अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नियंत्रण की भी स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में अपने गवर्नर को भारत में नियुक्त किया। अल्फांसो डी अल्मेडा भारत में
पहले पुर्तगीज गवर्नर हैं। इन्हें भारत का पहला पुर्तगीज गवर्नर माना जाता है। तो हम देखते हैं कि जब 1505 ईस्वी में अल्मीडा भारत के गवर्नर के रूप में प्रतिनियुक्त हुए, तो उन्हें उनके पास एक अधिकार पत्र थे, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे कि उन्हें 3 वर्षों के लिए पूर्वी दुनिया के साथ जहां व्यापार वाणिज्य करने के अधिकार प्रदान किए गए, वहीं उन्हें कोचीन की किलाबंदी करने की जिम्मेदारी दी गई और इसके साथ ही साथ युद्ध और संधियों को करने की शक्ति भी उनमें समाहित कर दी गई और अपने पुर्तगीज व्यापार को प्रोत्साहित करना उनके इस आगमन का मुख्य ध्येय घोषित किया गया। अपने इसी उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए अल्मीडा ने एक नवीन नीति का प्रतिपादन किया, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसे आप नीले पानी नीति के नाम से भी जानते हैं। वस्तुतः अल्मीडा की जो यह ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इस पॉलिसी का एक ही उद्देश्य था कि कैसे हिंद महासागर के ऊपर अपने वर्चस्व को स्थापित किया जाए और कैसे मिस्र से सिकंदरिया के रास्ते, जो यूरोप जाने के जो मार्ग थे, उस मार्ग को कैसे अवरुद्ध कर दिए जाए या उस मार्ग के ऊपर कैसे अपने नियंत्रण की स्थापना कर ली जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को एक्टिवेट किया, उसको कार्यान्वित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि उनका संघर्ष भी हुआ कि जब पुर्तगीजों के दबाव जो थे हिंद महासागर के ऊपर बढ़ रहे थे, तो पुर्तगीजों के इस दबाव को कम करने के लिए मिस्र, तुर्की और गुजरात ने मिलकर एक त्रिपक्षीय सैन्य संगठन का निर्माण कर लिया। इस सैन्य संगठन का शीघ्र ही अल्मीडा के साथ संघर्ष हुआ। आप देखेंगे कि 1508 ईस्वी के चौल के युद्ध में इन संयुक्त महाशक्तियों ने पुर्तगीजों को पराजित किया, लेकिन अगले ही वर्ष परहैप्स द्वीप का युद्ध कहलाता है ये, कि 1509 ईस्वी में द्वीप के युद्ध में इन तीनों शक्तियों को पराजित कर पुनः पुर्तगालियों के शक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। अल्मीडा के जाने के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत के नवीन पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुए। अल्बुकर्क का युग पुर्तगालियों के भारत आगमन के
इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि वास्तविक संस्थापक, कई बार आप देखते हैं कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, यानी कि उनके जो फाउंडर हैं और फिर उसको एस्टेबिलिटी देने का जो मुख्यतः जो शासक कार्य करते हैं, उनको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। जैसे कि गुप्ता के रेफरेंस में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक निर्माता कहते हैं, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक उसी प्रकार बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखा, लेकिन अकबर को मुगल साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह अल्बुकर्क को माना जाता है। अच्छे खासे भारत के प्रति अनुभव रखते थे अल्बुकर्क। हिंद महासागर के परिस्थितियों का बखूबी उन्हें परिज्ञान था। वो हिंद महासागर के व्यापारिक महत्व को जानते थे, समझते थे, और उनकी ऐसी धारणा थी कि जब तक हिंद महासागर के ऊपर पुर्तगालियों के पूर्ण वर्चस्व की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत का जो ये डगर है, ये पुर्तगालियों के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दुरूह है। तो इसके दुरूहता को देखते हुए मोटे तौर पर उनके भारतीय परिप्रेक्ष्य के 3 बड़े उद्देश्य थे। उनका तो पहला उद्देश्य था कि फारस तथा लाल सागर के ऊपर कैसे हम नियंत्रण की स्थापना कर लें और कैसे अन्य व्यापारिक गतिविधियों को हम अवरुद्ध कर दें। उनकी दूसरी चिंता यह भी थी कि कैसे हमें भारत के पश्चिमी समुद्र तटों पर एक कोई ऐसा स्थल मिल जाए जिस स्थल को हम पुर्तगालियों के प्रशासन का केंद्र बिंदु बना सकें, पुर्तगाली प्रशासन के मुख्यालय के रूप में उसे हम रूपांतरित कर सकें। और उनकी तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता थी वह यह थी कि कैसे मलय और सुदूर पूर्व के जो व्यापार थे, मलय और सुदूर पूर्व के व्यापार के ऊपर कैसे नियंत्रण की स्थापना किए जाए। इन्हीं मनःस्थितियों के बीच अल्बुकर्क का भारत में आगमन हुआ और अपने लक्ष्य और ध्येय को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर के शासक थे, उनसे उन्होंने गोवा को छीन लिया। आप देखेंगे कि पुर्तगीजों का जो अपना लिटरेचर है
उस समय का जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में गोवा का बड़े व्यापक स्तर पर यशोगान किए गए हैं। आप उसको पुर्तगीजों का शोर कह सकते हैं कि मानव के शरीर के लिए जो महत्ता उनके आत्मा की होती है, ठीक उसी तरह की महत्ता खास करके उनके जो लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में आप गोवा के इस तरह के अलंकारिक चित्रण को आप देखेंगे तो 1510 ईस्वी में उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को प्राप्त किया। 1511 ईस्वी में उन्होंने मलक्का के ऊपर विजय दर्ज की। 1515 ईस्वी में हारमुज को उन्होंने अपने अधिकार में लिया। वस्तुतः गोवा, मलक्का, अदन और हरमुज ही वह कुंजी थी जो कुंजी हिंद महासागर के अथाह संपदा को खोलने का काम करती थी। अब हिंद महासागर की जो व्यापारिक संभावनाएं थीं, उनके चाबी को पुर्तगालियों ने प्राप्त कर लिया अल्बुकर्क के माध्यम से। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्क्षण जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर अल्बुकर्क भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने अपने मकसद को पूर्ण किया। उन्होंने प्रारंभिक तो अपनी फैक्ट्रियां कोचीन में लगाई थीं, लेकिन गोवा को पुर्तगीजों का राजधानी बनने का अभी सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ था। उनके समय में कोचीन ही पुर्तगालियों की राजधानी बनी रही। लेकिन आप देखेंगे कि अगले जो गवर्नर जनरल हैं नूनो दा कुन्हो, उन्होंने कोचीन से अपने राजधानी को गोवा ट्रांसफ़र किया। तो गोवा की जो भौतिक परिस्थितियां थी, गोवा के एक अनुकूल भौतिक, गोवा के भीतर जो एक अनुकूल जो भौतिक सामरिक परिस्थितियां जो तैयार हुई थीं, उसका श्रेय अल्बुकर्क को ही दिया जाता है। यहाँ अल्बुकर्क से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी आप जानिए कि पुर्तगालियों की अनेक चिंताएं थीं। पुर्तगालियों की एक और चिंताएं थीं कि एशिया के तुलना में यूरोप में उस समय मानव संसाधनों का अभाव था। अंडरस्टूड है कि पुर्तगीजों के पास भी मानव संसाधन का अभाव था। व्यापार वाणिज्य के विस्तार के लिए वो तकनीक के युग नहीं थे, या उस समय में तकनीकों का इतना व्यापक विकास और विस्तार नहीं हुआ था। तो व्यापार वाणिज्य या कोई भी जो आर्थिक कार्य थे, उन आर्थिक कार्यों में मानव संसाधन की अधिक आवश्यकता होती थी। मानव के संसाधन को अधिक से अधिक निवेशित करके ही पूंजी को खड़ी की जाती थी, लाभ को अर्जित किए जाते थे। तो अल्बुकर्क ने भारत के भीतर एक मैरिज नीति को एडॉप्ट कर लिया कि उन्होंने यह नीति बनाई कि कैसे भारत के महिलाओं से पुर्तगीज विवाह करें और भारत के भीतर पुर्तगीजों के संख्या में वृद्धि लाएं या वृद्धि लाई जाए।
तो इसके लिए भी उन्होंने विवाह पॉलिसी को अपनाया। फिर आप देखेंगे कि उनके शासनकाल में कुछ ईसाई मिशनरी भी आए। गुजरात में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कुछ जघन्य कृत्य भी किए गए। ईसाई धर्म में लोगों को रूपांतरित करने की चेष्टा की गई। मंदिर वगैरह को भी तोड़ने के कुछ दृष्टांत जो हैं वो इतिहास के भीतर प्राप्त होते हैं। फिर आप देखेंगे